हेलो एस्पेरेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर एबी क्रैकिंग मंत्रा। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। ये वीडियो यूपीएससी और एमपीएससी दोनों के लिए लागू होता है, क्योंकि दोनों का पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसलिए आप जो भी एस्पेरेंट हो तो वो देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये मेरे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का क्लियर किया है। मैंने मेंस भी दी है 2022 की, और ये मेरा नाम है, यहाँ पे मेरा रोल नंबर है। तो ठीक है, हम चलते हैं बुक्स की तरफ। पॉलिटी के लिए कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए एक लक्ष्मीकांत ही काफ़ी है, और आपको लगा तो एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। अगर आपका बेसिक्स इतना स्ट्रांग नहीं है, आपको लग रहा है कि आपको पता नहीं फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, या फिर ड्यूटीज़ कैसे आ गए, या फिर और कि कॉन्स्टिट्यूशन बना ही क्यों, तो इसके लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क देख सकते हो। क्लास 11th का है ये, एनसीईआरटी ये है ये। और एक पॉलिटिकल थ्योरी भी है क्लास 11th की। तो ये दो एनसीईआरटी के साथ साथ आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हैं। वैसे ये दोनों प्रीलिम और मेंस दोनों के लिए फायदे का ही है। और एक लक्ष्मीकांत का ऑब्जेक्टिव बुक भी आता है, तो वो भी आप देख सकते हो। आप क्या करिएगा, आपका जैसा एक चैप्टर होता है, समझो फंडामेंटल राइट्स पे, जैसा आपका फंडामेंटल राइट चैप्टर हो गया, तो आप ऑब्जेक्टिव बुक में से उसके जो चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और उसके बाद यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं वो सॉल्व करके देखिए। तो आपको समझ में आएगा कि पढ़ना कितना और क्या रहता है। तो ये हो गया प्रीलिम्स के लिए। तो अभी हम देखेंगे मेंस का क्या क्या रहता है। मेंस का रहता है, ये तो मैंने बताया कि ये एनसीईआरटी होगी, पर इस पर कुछ काम नहीं रहता है। पूरा जो पॉलिटी का मेंस का जो क्वेश्चन पेपर रहता है, तो वो पूरा करंट बेस पे ही रहता है। तो आगे हम देखेंगे पॉलिटी के कौन से मेंस के क्वेश्चन है। पर करंट पूरा एक तो एक्चुअली आप एक मैगजीन, मंथली मैगजीन आप पढ़ सकते हो, कौन सी भी, विजन आईएएस, नहीं तो जीके टुडे, या फिर कोई भी आपको जो अच्छा लग रहा है, उसका इश्यू अच्छे कवर किए हैं उन्होंने, तो वो पढ़ सकते हो। और डेली करंट एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस या फिर कोई भी। तो हम देखते हैं अभी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से आए और उसमें से हमें क्या सीखने मिलता है, देखते हैं। तो अभी 2019 में एक क्वेश्चन आया था कि पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड पावर एंड इट कैनॉट बी एनलार्ज इनटू अब्सोल्यूट पावर। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि जो पार्लियामेंट है उनके पास लिमिटेड पावर है, तो उसके आप वो पावर एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कैसे भी आप पावर यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए लिमिटेशंस है। तो उसी लाइट में ये एक्सप्लेन कीजिए ये स्टेटमेंट कि पार्लियामेंट के अंडर जो आर्टिकल रहता है 368, जो कि अमेंडमेंट का है, तो वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर अमेंडिंग पावर एक्सटेंड किया तो ये पूरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में लिखना है। तो इसमें आपको पहले तो पता होना चाहिए कि अमेंडिंग जो अमेंडमेंट है, तो वो कौन से आर्टिकल में, ये तो दिया है 368 ही है, तो उसमें आप बेसिक स्ट्रक्चर को पहुंचा सकते क्या, मतलब चेंज कर सकते हैं क्या आप, या फिर डिस्ट्रॉय मतलब आप उसको मिटा सकते हो क्या। तो ये पूरा इस पर रिवॉल्व करता है कि एक्चुअली ये जो पूरा बेसिक है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे ही रिवॉल्व कर रहा है, और जो कि केशवानंद भारती केस में आपको बताया गया था कि एक बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा, उसको हम वायलेट नहीं कर सकते। उसको अगर धक्का लग रहा तो फिर वो लॉ या फिर वो जो भी कानून रहेगा वो वॉइड रहेगा, मतलब उसको खारिज किया जाएगा अगर इसको कोई बेसिक स्ट्रक्चर को कोई हर्ट कर रहा। जैसे कि फेडरल जो कैरेक्टर है यूनियन और स्टेट्स का, तो उसको ये एक पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, तो अगर उसको आप डिस्ट्रॉय करने का सोच रहे हो तो फिर मतलब वो वैलिड ही नहीं रहेगा। आपको अभी इसमें क्या क्या करना चाहिए, तो आर्टिकल 368 है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर उसके अंदर जो जो प्रोविजंस थे बेसिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, वो आपको पता होने चाहिए। केसेस जो रहते, जजमेंट्स जो रहते सुप्रीम कोर्ट के, वो पता होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें से ये काफ़ी सारे चीज़ें निकल के आती है। तो आगे हम देखेंगे 2020 का क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन है 2020 का, देर इज अ नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन्स फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अपने GS2 में दिया है, क्लियर कट लिखा है कि आरपीए पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसमें ये लिखा है, इसमें क्वेश्चन की डिमांड ये है कि एक नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन, मतलब पहले से कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड क्या है उसके रीजंस लिखने चाहिए, फिर नीड क्यों है, और जो 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 गिल्टी फाउंड होते हैं तो उसके लिए डिस्क्वालीफाई के लिए इतना कंबस्टिबल प्रोसेस के लिए आपको क्या किसी कमेटी ने सजेशंस दिया है, तो वो लिख सकते हो। तो इतना ही इसकी डिमांड है, मतलब आरपीए अच्छे से करना चाहिए आपने।
मतलब चैलेंजेस ये क्यों आया एक्चुअली, पहले तो नीड, इसके चैलेंजेस, फिर अभी प्रॉब्लम्स क्या है वही चैलेंजेस होता है, फिर गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए और आगे क्या मेजर्स लेने चाहिए वे फॉरवर्ड में। तो ये पूरा आरपीए पे हो जाएगा आपका एक आर्टिकल। अभी हम देखेंगे 2021 का एक क्वेश्चन। ये 2021 का क्वेश्चन है, द ह्यूमन राइट्स कमीशंस हैव कंट्रीब्यूटेड immensely to the protection of human rights in India, yet they have failed to assert themselves against the mighty and powerful। ये तो ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया है, इसमें आगे का क्वेश्चन ये पूरा इंपॉर्टेंट है। एनालाइजिंग देयर स्ट्रक्चरल एंड प्रैक्टिकल लिमिटेशंस सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स। मतलब ये एक तो लिमिटेशन कौन से लेवल पे है, एक तो एक स्ट्रक्चरल पे है और एक प्रैक्टिकल पे। इसके क्या क्या लिमिटेशन है वो लिखने हैं, 4 नहीं तो 5, और उसके बाद रेमेडियल मेजर्स आपको सजेस्ट करने हैं। उसके पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। आपका एक एक्ट के थ्रू हमने बनाया है ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है, पर इसके अंदर ये फेल क्यों हुआ है वो लिखना पड़ेगा आपको, जबकि स्ट्रक्चर और प्रैक्टिकल लिमिटेशंस की वजह से हो रहा है, और उसके आगे सजेस्ट क्या करना चाहिए वो भी लिखना है। तो ये पूरा इस पर है, मतलब ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक ब्रॉड बोला है उन्होंने कि इसके जो लिमिटेशंस है वो कौन से है और उसमें रेमेडियल मेजर्स क्या रहेंगे। और कौन सा भी क्वेश्चन अगर सिर्फ चैलेंजेस या लिमिटेशन अगर पूछ रहा है तो उसके आगे आप जरूर या तो कंक्लूजन में या फिर ऐसे ही वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हो उसके रेमेडी क्या होनी चाहिए। ऐसे आप सिर्फ चैलेंजेस या लिमिटेशन लिख के छोड़ के नहीं देना चाहिए वो क्वेश्चन। तो ये हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या क्या कितना और कितना डीप पढ़ना है। अभी ऐसा तो कुछ स्पेसिफिक नहीं पूछा है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है या स्टेट, तो उन्होंने एक ब्रॉड बोला है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, मतलब आपको जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो इश्यूज रहेंगे वो इंपॉर्टेंट है अभी। तो इतना ही डेप्थ में पढ़ना है और मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट ही बनाइए, मतलब लिमिटेशन या चैलेंजेस या फिर वे फॉरवर्ड तो कंक्लूजन में लिख सकते हैं एक या 2 लाइन का। और इंट्रो भी अच्छा एक रखिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपको एक इम्पैक्ट देता है एग्जामिनर को कि आपको ये क्वेश्चन समझा है या नहीं। तो हम देखेंगे प्रीलिम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पॉलिटी के रहेंगे। प्रीलिम्स में तो सिर्फ लक्ष्मीकांत ही काफ़ी है मेरे हिसाब से, आपको अगर लग रहा तो आप दूसरी भी बुक पढ़ सकते हैं या किसी टॉपर्स के नोट्स भी पढ़ सकते हो। तो अभी 2021 में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। आपको पता है राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले फंडामेंटल राइट था उसको निकाल के अभी नॉर्मल एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किया है। तो ये आपको सिर्फ एक आइडिया तो रहना चाहिए, जब आप पढ़ते हो फंडामेंटल राइट्स तो आपको पता चल जाएगा। तो ठीक है, इन्होंने क्या बताया है कि एक लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली है, भी ओनली लिखा है, तो थोड़ा आप अलर्ट रहिए कि ओनली भी चांसेस रहते हैं कि उसके गलत रहने के, ओनली है। फिर लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, ठीक है, जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है, ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं जा रहा है, ये हो सकता है। फिर फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन, आपको मैंने पहले ही बताया कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है तो ये कैंसिल हो जाता है। फिर नाइदर फंडामेंटल राइट नॉर लीगल राइट, एक्चुअली ये लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाता है। अभी ये दोनों में है, तो अभी एक्सट्रीम है, आपको लग रहा है ये ज़्यादा चांसेस तो कम ही है, इसके सिर्फ सिटीजन्स को दिया जा सकता है, तो फिर ये आंसर हो गया बी। तो ऐसे आपको लिमिट करके करना चाहिए। और मैंने ये पूरा पॉलिटी का सीरीज भी मैंने बनाया है, तो आप इधर आई लिंक पे देख सकते हो, पूरे 2013 से आई गेस से लेके 2021 तक मैंने पूरा वीडियो सीरीज बनाई है पॉलिटी की, तो आप वो भी देख सकते हो। तो ठीक है, हम 2020 का देखते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा ये चैनल को, और मेरा टेलीग्राम का चैनल भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने, तो आप फॉलो कर सकते हैं और ये सब पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे वो टेलीग्राम चैनल पर। तो थैंक यू।